नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि 120 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है, किन बातों का आप ध्यान रखें, कैसे अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ें, कैसे आप पेपर को हल करें कि आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकें और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकें। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। यह बात 5 बातों पर निर्भर करती है कि आप 120 प्लस, 130 प्लस, 135 प्लस स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक एक करके ये पांचों बातें मैंने लिख दी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, एक एक बात पर सुनना चाहिए कि इसमें आपको क्या करना है। सिर्फ ये पॉइंट गिना देने से कुछ नहीं होता है, अंदर की जो बात है उसे समझना पड़ेगा। इसमें मैं 2 कैटेगरीज बना रहा हूँ। पहले नंबर पर लिखा है आपकी तैयारी का स्तर और बाकी की 4 बातें यहाँ पर है। समझ लीजिए कि आपके पास एक बाइक है, उसका पहला पहिया ये है आगे का और एक पहिया ये है पीछे का। दोनों में से कोई भी एक पहिया अगर पंक्चर हो गया तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी और कम से कम इतना तो होगा कि समय पर जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हो सकता है कि गाड़ी डैमेज भी हो जाए, इसीलिए दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। जो पहला पहिया है आपकी तैयारी का स्तर है, उसके बारे में अभी देखिए बहुत अधिक स्कोप नहीं है कि हम ज़्यादा बातें कर पाएँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। लेकिन इतना स्कोप ज़रूर है कि अगर आपकी तैयारी एवरेज भी है तो इस बचे हुए समय में उस पर स्मार्ट काम करके उसे बेहतर बना सकते हैं। कम से कम इतना बेहतर बना सकते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा इस बात को जानने से कि जब एग्ज़ाम करीब हो तो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ख़ास तौर से एक समस्या आती है, हमें ये मन में आता है ना, एक डर आता है कि यार ये मैगज़ीन तो बढ़िया है, मेरा दोस्त कह रहा था कि ये दूसरी वाली मैगज़ीन से भी प्रश्न आते हैं, उसको भी पढ़ लो। आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है, लेकिन आपके मन में है कि 2-3 सवाल वहाँ से आ गए तो। ऐसे ही अलग अलग विषयों को लेकर आपके मन में आ सकता है कि कुछ प्रश्न वहाँ से आ गए तो ये जो तो है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कि ये इतना ये हो गया तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कितना कर लेने से काम हो जाएगा। 120 200 में से 120 लाना, यानी कि आपको अभी भी 80 नंबर छोड़ने हैं। कोई बात नहीं, आप मान के चलिए कि मुझे वो नहीं चाहिए। हालांकि 120 प्लस का मतलब है 125 भी हो सकता है, 130 के आसपास भी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही हैं। तो आप 2-3 प्रश्नों के लिए नई चीज़ें मत पढ़िए, अभी आप यही कर सकते हैं। और जो बच गया है उसे रिवाइज करिए। बाकी जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तो हर साल सबूत दिखा रहा हूँ, वो मैं याद दिला दूँ। 1-5.5 घंटे के आसपास की मैराथन वीडियो करंट अफेयर की, उसकी नोट भी आपको दी जाती है। मैं अभी लास्ट में आपको नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करके नोट ले सकते हैं। पिछले 34 वर्षों की नोट दी जाती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हर बार सबूत दिखा रहा हूँ, फिर से दिखाऊंगा। इसे आप रिवाइज करिए, क्योंकि इसे आप कुछ ही घंटों में बार बार कई बार रिवाइज कर सकते हैं। और पिछली बार मैंने आपको 93 प्रश्नों के सबूत दिखाए थे, इस बार भी मैं सबूत दिखाऊंगा। तो ये ऐसी चीज़ है जिस पे आप कम मेहनत करके, कम तनाव, कम दबाव पे तैयारी करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इस समय ये किया जा सकता है, ये बेहतर। अगर आपको डर लग रहा है, आपको लगता है कि तैयारी नहीं अच्छी हुई है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ऐसा भी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा फीस देना है, मामूली सी फीस देनी है, आपको नोट मिल जाती है और आप अभी लेकर उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अपनी तैयारी को इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि आप आराम से सिलेक्शन ले पाएँ। अभी व्हाट्सएप की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी तैयारी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी है, खूब पढ़ लिया है, सब कुछ याद कर लिया है, इसके बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप स्कोर भी बढ़िया कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो पता है कि तैरा कैसे जाता है, साइकिल कैसे चलाते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। हर व्यक्ति जो साइकिल चलाने से पहले उसके बारे में सोच रहा है, उसे पता नहीं होता कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, तब आप सच में साइकिल चलाने के लायक बनते हैं। ये वही मामला, सीधी सी बात है। आप अभ्यास करेंगे, गलतियां होंगी, उन गलतियों से आप सीखेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, कभी कभी आपको बहुत उदासी होगी कि यार कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, इससे बढ़िया तो छोड़ ही देते। और सच में लोग छोड़ देते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, वो छोड़ देंगे और दुनिया भर के तर्क अपने आप को देंगे। जब आप छोड़ के भाग गए तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने आप से कि प्रैक्टिस में आप छोड़ के भाग रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग देख के एग्ज़ाम में अचानक से पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ? नहीं होगा। तो अभी जो समय बचा है आप अभ्यास करिए, जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं उतना करिए। बस ये नहीं कि अब दिन भर अभ्यास ही कर रहे हैं। मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि एक दिन में एक पेपर हल करिए और उसके बाद पेपर हल करने से कहानी पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद देखिए कि कौन कौन से प्रश्न गलत हुए और क्यों गलत हुए। क्या आपने तथ्य याद नहीं किए थे? क्या आपने टॉपिक नहीं समझा था? क्या आपने प्रश्न को ही ढंग से नहीं समझा? उसे ठीक करिए, अगले टेस्ट में सुधार करिए। इसी से बेहतरी आती है। ये आप बेहतर स्कोर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद कई बार अभ्यास बढ़िया है। बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं हमने 40 टेस्ट दिए थे, 50 टेस्ट दिए थे, कुछ नहीं हुआ, नहीं सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न हल करने का तरीका ही सही नहीं है। अब हम इस पे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। मैंने सोचा अलग अलग स्लाइड्स बना दूं, फिर लगा कि बात वही कहनी है, एक ही पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न करने का सही तरीका क्या होता है, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं और ये सच भी है। लेकिन मेरा बताया हुआ तरीका कतई आप पे काम नहीं करेगा। हाँ, मैं आपको, भाई मैं शिक्षक हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, तरीका आपको खुद खोजना है। मैं टूल्स बता रहा हूँ कि आपके लिए सही तरीके का क्या मतलब है। जैसे आप एक नोट बनाइए अलग से, जब आप टेस्ट दे रहे हैं ना, एक नोट बनाइए। अभी मैंने कहा कि अभ्यास के दौरान आप गलतियां करेंगे, सीखेंगे। उस नोट में आप लिखिए कि आपने प्रश्न को कैसे पढ़ा, आपने किस स्पीड में पढ़ा, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया कि स्कोर कम या ज़्यादा हुआ। उसे नोट करिए बाकायदा। ये आप यूँ मान के नहीं चल सकते कि हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, समझ गए, फिर भूल गए। ऐसे नहीं करना। आप बाकायदा एक नोट लिखिए, उसमें अपडेट करिए कि कौन सी चीज़ आप पे काम कर रही है। हो सकता है कि मेरी बताई हुई ट्रिक्स आप आजमाएं, हो सकता है कहीं और किसी ने कुछ कहा वो अपनाएं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसकी पढ़ाई का स्तर अलग है, तो एक ही चीज़ सब पे लागू नहीं होती। तो आप प्रश्न हल करने का जो सही तरीका है इसी तरीके से जान पाएंगे कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपकी क्या कमियां हैं, उन कमियों के बावजूद सफल होने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। जब आप ये नोट करेंगे तो पता चलेगा कि अभी हम माइंडसेट की बात करेंगे, माइनस मार्किंग की बात करेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि कहाँ आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। फिर उसे आप नोट करिए, उसे सुधारिए। कैसे आप क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं तो ज़्यादा सही हो जाता है, उसे नोट करिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक एस्पेक्ट हो गया कि माइनस मार्किंग कैसे कम या ज़्यादा हो रही है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर या ख़राब हो रहा है, माइंडसेट कब बिगड़ रहा है, कब अच्छा हो रहा है, किस स्थिति में आप अच्छा महसूस करते हैं, किस स्थिति में आप ख़राब महसूस करते हैं, कब आपको हड़बड़ी लगती है, कब आपको लगता है कि नहीं सही है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको आपने ठीक कर लिया, आपको सही रास्ता मिल गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा, दो बातें एक्चुअली, एक परीक्षा में माइंडसेट और ये। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आप गए, बैठे, 2-4 प्रश्न देखा और वहीं से माइंडसेट ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही प्रश्न कठिन आ गए, और जब प्रश्न कठिन आ गए तो वहीं से आदमी खुद को डरा हुआ, हारा हुआ मान लेता है कि यार मैंने जो पढ़ा था वहाँ से आया नहीं। 150 प्रश्न हैं और 4-5 प्रश्न आपका भाग्य तय कर रहे हैं। 5 प्रश्नों की औकात है कि आपको बताएं कि पेपर कैसा है। बहुत सारे लोग जो उतने मैच्योर नहीं हैं, जो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है। एग्ज़ाम 2 घंटे का भले है, शुरुआत के 15 मिनट में बहुत सारे लोगों का तय हो जाता है कि क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि वो अपने ऊपर ऐसा ओढ़ लेते हैं पेपर को कि बहुत कठिन है, अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या पूछ लिया गया, अब मैं कैसे सफल। पता चले कि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का पेपर बस ऐसे ही चल रहा है, ऊपर ऊपर दिमाग में चल रहा है कि फेल हो गए तो क्या होगा, किसी से वादा किया था उसको कैसे पूरा करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही चल रहा है एग्ज़ाम में। ऐसे खुल के कोई नहीं बात करता। मैं पर्सनली बहुत सारे दोस्तों से जब बात करता हूँ समझ में आता है,
जब वो खुल के बताने लगते हैं तो समझ में आता है कि ये भी चीज़ें बैकग्राउंड में काम करती हैं। तो आप पहली चीज़ माइंडसेट पे ये काम करिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक अभी आप ये तय नहीं करेंगे कि पेपर का लेवल आपकी सफलता या असफलता तय कर रहा है, अभी नहीं। अभी आप 100% सारा फोकस इस बात पर देंगे कि आपके सामने एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है। उस एक प्रश्न पर आप 100% फोकस करेंगे। ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखते हैं दिमाग लगा के। अच्छा, दिमाग लगाने पे भी वो तरीका नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। लग रहा है कि 50% सही है, 50% में डाउट है, फिर इसके आगे कुछ स्टार ABCD कुछ लिख के आगे बढ़ गए, वापस आएंगे। इस तरह से आप एक एक करके, मैं आपसे जो आप सुनना चाह रहे होंगे वो मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं संभव है। जो आदमी पॉजिटिव सोचने के चक्कर में पड़ेगा वो नेगेटिव ही सोचेगा, वो बकवास की बात है, उससे कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में प्रेशर में पॉजिटिव सोचना संभव नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है। ये अपने आप को और दूसरों को एक तरह से कहिए कि बहलाए फुसलाए रखने के लिए ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोच की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ऊपर उठिए, आपके सामने एक समय में सिर्फ एक प्रश्न दिखना चाहिए, उस पर अपना 100% फोकस लगाइए। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न को ठीक वैसे एकदम फ्रेश नए प्रश्न के रूप में देखिए। पिछला प्रश्न नहीं आया, उसका बोझ दूसरे वाले पे नहीं जाना चाहिए कि अरे बाप रे वो नहीं आया था, वो तो बड़ा कठिन था। पता चले कि उसी चश्मे से इसको देख रहे हैं, आसान है फिर भी कठिन लग रहा है। ये सही माइंडसेट है। हर क्वेश्चन को नया यूनिक समझिए, उसको आप एकदम फ्रेश नज़रिए से देखिए, उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद। पहले क्यों पॉजिटिव नेगेटिव सोचने के चक्कर में पड़ना है? आप एग्ज़ाम देने गए हैं कि अच्छा सोचने गए हैं? अच्छा बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंडसेट सिर्फ ये कहना चाहिए, इमोशन गया भाड़ में, उसके बारे में नहीं सोचना। एक क्वेश्चन, उस पर पूरा फोकस, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे। अब इसी दौरान एक चीज़ जो रोल निभाती है, हम 120 प्लस स्कोर करने की बात कर रहे हैं, बीच में भटकना नहीं है, सारी बातें उसी डायरेक्शन में है। माइनस मार्किंग बहुत अच्छा रोल निभाता है। बहुत सारे लोगों के तो माइनस में नंबर आते हैं, मतलब सब काट पीट के -10 -15 ऐसे नंबर आते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, जैसे मान लीजिए कि 100 प्रश्न सही कर रहे थे, वो जनरल कैटेगरी से मान लेते हैं, 100 प्रश्न सही हो रहे थे, लेकिन गलत हो गए 30 प्रश्न। अब इसकी वजह से 100 में से जो नंबर मिला है उसका एक तिहाई उसी हिसाब से कटेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1.33 का एक तिहाई मतलब 0.44 नंबर कटेंगे। तो नंबर कट के पता चला कट ऑफ के नीचे आ गए, बाउंड्री पे आ गए। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ, बड़ा आपको हेल्प मिलेगा यहाँ से। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले ही तैयार होकर जाएं। अभ्यास के दौरान, प्रश्न हल करने के तरीके के दौरान आप ये सीख के जाएं कि कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, कैसे हमें बचना है। फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको मेरी बात याद आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। 2-3 तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपने खोल के देखा, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि प्रश्न आया तो ठीक, नहीं आया तो झगड़ा नहीं करना, ज्ञान नहीं साबित करना। हाँ, एक स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया था आपको, अगर 50-50 में है तो इसके आगे मान लेते हैं ए लिख दिया, यानी कि इसमें 50-50 का मामला है। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 में मुझे पक्का पता है कि इसी में से कोई एक है। ऐसे प्रश्न छोड़ने नहीं होते, लेकिन ऐसे प्रश्नों को तुरंत करना भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसे कतई नहीं छोड़ना है, लेकिन शुरू में तुरंत इसको करना भी नहीं है, इसे बाद में करना है, ठीक है। बाद का मतलब ही समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से चलिए आराम से। और सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, दूसरे नंबर पे आप चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो लालच देंगे, याद आ रहा है, अरे थोड़ा सा याद आ रहा है। कुछ प्रश्न होंगे जो आपको डराएंगे कि अरे मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं था, ये कहाँ से याद है, कहाँ से आ गया। इन सब के साथ उलझना नहीं है। आप उन प्रश्नों को 2 राउंड में, कम से कम 2 राउंड में आप प्रश्नों को हल करिए। पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मुंह लगाइए, ये थोड़ा सा बहुत रफ बात है, मतलब उन्हीं प्रश्नों को भाव दीजिए जो आपको आते हैं। और इसमें भी बहुत गलतियां होती हैं। पहले राउंड में
हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा, ये तो मुझे याद आता है, और कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं थोड़ा सा रुकना है, तो सुनना है उस आवाज़ को, शायद कहीं डाउट है, तो उसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं जहाँ डाउट है वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे कुछ मार्क लगा दिए, बाद में देखेंगे। तो क्या करना है कि आप पहले राउंड में उन प्रश्नों को हल करिए जो 100% आप श्योर हैं, उसके बाद से दूसरे राउंड में आइए, उन प्रश्नों को हल करिए जहाँ पे आप डाउट में थे 50% पे। इसका फ़ायदा क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग कम होगी दो तरह से। पहली चीज़, अगर आप एक ही राउंड में सब कुछ करने की कोशिश करते तो जल्दबाजी महसूस करते। जल्दबाजी महसूस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे कम, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। दूसरी बात, अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि सभी प्रश्नों को हल करते जाना है और किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा इसकी तरफ आएंगे नहीं, तो आप उन प्रश्नों में भी उलझेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए थे। मन में लालच आएगा कि दोबारा तो इसको देखना नहीं है, थोड़ा 1 मिनट और दे देंगे तो शायद आंसर आ जाए। तो उस प्रश्न में उलझने के दो नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि आप गलत कर सकते हैं, आप उलझ रहे हैं, आपको पता है कि अभी अच्छे से आंसर इसका नहीं आ रहा है। दूसरा नुकसान है कि आपने आने वाले प्रश्नों पे जो आप सही कर सकते थे उसके लिए आपने समय कम कर दिया, आपका समय तो बीत रहा है, समय कम कर दिया। और तीसरा नुकसान ये है कि इस उलझन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, 2-3 मिनट लगा दिए कि प्रश्न पे, और आगे आप दूसरे प्रश्न पे जा रहे हैं, तो नुकसान ये है कि इसका बोझ वहाँ तक जाएगा, मूड ख़राब रहेगा कि यार वो नहीं आया, इतना दिमाग लगाया नहीं आया। सीसैट में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न पे भी उसका असर होगा, उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप 1-2 अलग अलग फ़िल्टर लगा के 2 राउंड में आप करेंगे, 3 राउंड में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको लगता है कि सर मेरा समय कहाँ बचेगा, बचता है। आपको लग रहा है कि बार बार उतना ही समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर 2 घंटे हैं, आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में एक राउंड पूरा भी कर लेंगे और ठीक ठाक स्कोर भी कर लेंगे। उसके बाद से दोबारा सारे प्रश्न थोड़ी पढ़ने हैं। हो सकता है कि आपको दोबारा दूसरे राउंड में 20 ही प्रश्न पढ़ने हो, 15 ही प्रश्न पढ़ने हो, जहाँ पे आपने ए लिखा है या फिर स्टार बनाया कि इसे हमें देखना है क्योंकि 50% का मामला है। तो आप इस डर से मत इस प्लान को छोड़िए कि अरे कहीं दूसरे राउंड में फिर पढ़ना पड़ेगा तो समय कहाँ बचेगा। कुछ लोगों के दिमाग में आता है दूसरे राउंड में सब नहीं पढ़ना है, जिस पे आपने मार्क लगाया, स्पेशल माना है, उसको पढ़ना है, आप आराम से कर लेंगे। ये जो तरीका है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव मार्किंग कम होती है। बाकी एलिमिनेशन मेथड है वो थोड़ा कम काम करता है, इसमें जो ट्रिक्स हैं वो थोड़ी कम काम करती हैं, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आता है, पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, ठीक है। हालांकि ये ज़रूर है कि आप तथ्यों को याद किए रहते हैं तो आराम से एलिमिनेट कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बात वही है, जब याद ही है तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत क्या है। फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में बात करूंगा कि बचे हुए समय में बढ़िया स्कोर करने का, यानी कि इस पहलू को मजबूत करने का उपाय है। उपाय ये है कि आप नोट्स ले सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं। फ्री में आपको चाहिए तो इस चैनल पर 34 वर्षों वाली सीरीज़ चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है। उस सीरीज़ की वीडियोस पड़ी हुई आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की लगभग 5.5 घंटे की वीडियो पड़ी है, मैराथन, उसे आप देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जाके देख लीजिए। लेकिन समय कम है, कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो आप नोट ले सकते हैं। इस नोट को लेकर आप बार बार रिवाइज, जितना समय बचा है ना उतने में आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, टू दी पॉइंट वही बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका आप लाभ ले लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको नोट मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो फिलहाल आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।